तो अगर मैं बताऊं कि रेक्टल कैंसर क्या होता है, तो ये बड़ी आंत रहती है हमारी, इसका अगले निचला हिस्सा देखें आप, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टम। जी। और ये हमारी जो मसल यहाँ पे आ रही है, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर, जो कि लैट्रिन को कंट्रोल करती है। बेसिकली हम होल्ड करके रखते हैं लैट्रिन, नहीं तो कंट्रोल चला जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि लैट्रिन के रास्ता जो स्फिंक्टर को इन्वॉल्व किया होता है, तो उसमें हमें लैट्रिन का रास्ता पूरा निकालना पड़ता है और परमानेंट स्टोमा बैग स्किन के ऊपर देना पड़ता है। तो स्टूल सारा हमारा यहाँ से आएगा और इस बैग के अंदर कलेक्ट होगा। तो इस केस में हमने रोबोटिक्स, ये भी हमारे 71 ईयर ओल्ड आए थे, इनको ब्लीडिंग था रेक्टम के अंदर और चेंज इन बाउल हैबिट्स थे। तो इनका हमने कैंसर डायग्नोस किया। ये अगर आप देखें MRI, यहाँ पर हमारा ये ग्रोथ है, ये कैंसर है। ये मेल पेशेंट? हाँ, ये मेल पेशेंट है और ये हमारी स्फिंक्टर की मसल जो मैंने पहले आपको दिखाई। अगर आप ये देखें तो 2 से 3 सेंटीमीटर पे ही है ये, है ना। तो हमें इसका मार्जिन भी चाहिए और स्फिंक्टर को भी बचाना है, हमारे पास चैलेंज था ये बहुत बड़ा। तो इसको हमने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया। हमारे यहाँ पे ट्यूमर बोर्ड अप्रोच है, जो कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल, जो कि बेस्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BHP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਰੋਹੀਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਫੋਰਟਿਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ स्टोमा बैग ਤੋਂ ਵੀ छुटकारा दिवाया। ਆਪਾਂ सारी गलबात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, ये जो आपने नई रोबोटिक सर्जरी इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे फोर्टिस पंजाब में, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। तो आज हम हमारे एक पेशेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। इनका 71 साल का उम्र है और इनको रेक्टल कैंसर डिटेक्ट हुआ था। रेक्टम बेसिकली जो हमारी बड़ी आंत होती है, उसके निचले हिस्से को बोलते हैं, जहाँ पे लैट्रिन स्टोर होती है और वहाँ पे कंट्रोल भी होती है। उसी रास्ते के आसपास स्फिंक्टर मसल होती है, जैसे बॉडी में हर जगह मसल है, वैसे ही वहाँ पे भी एक मसल होती है जो कंट्रोल करती है उसको। तो अगर वो उस मसल के पास में रहता है ट्यूमर, तो लैट्रिन का रास्ता बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने इस पेशेंट में था, इस पेशेंट में अराउंड 5 से 6 सेंटीमीटर था ट्यूमर, तो वो लैट्रिन के रास्ते के पास बहुत ज़्यादा था। तो हमने इनको पहले रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी देके उसको छोटा किया, फिर बाद में इनकी रोबोटिक सर्जरी करके हमने लैट्रिन का रास्ता बचाया और इनका परमानेंट स्टोमा बैग हमने अवॉइड किया है। सर, जो इसकी आप बोल सकते सिम्टम होता है, जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, इस कैसे पहचाना जाए इसको, क्या इसकी वो होती है? तो जो ये रेक्टम का जो कैंसर है या फिर बड़ी आंत के जितने भी कैंसर हैं, उसके गुप्तांग में जो होता है बोलते हैं जिसे। हाँ, गुप्तांग तो नहीं बोलूँगा मैं। जो लैट्रिन का रास्ता है वो पीछे की साइड में रहता है, गुप्तांग आगे के वाले रहते हैं, तो वहीं पे रहेगा बेसिकली लैट्रिन का रास्ता बेसिकली। तो इनके जो सिम्टम रहेंगे वो लैट्रिन से रिलेटेड रहेंगे, या फिर मल में खून आना, मल पास करने में दिक्कत होना, हवा पास ना रिसना, पेट फूलना, या फिर जनरलाइज्ड किसी को वीकनेस टाइप की होना। तो अगर हम कुछ ब्लड के टेस्ट कराएं उनको, तो HB कम आ गया, अनीमिया आ गया। कोई वेट लॉस हो रहा है, किसी का कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, डाइटिंग भी नहीं कर रहा है, फिर भी वेट लॉस हुए जा रहा है। तो ये सब कुछ सिम्टम है जो कि पेट के कैंसर्स में हमारे हो सकते हैं। तो ऐसे अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिर कैंसर विशेषज्ञ से जल्दी संपर्क करें, ताकि हम उनको डिटेक्ट कर पाएँ अर्ली स्टेज में। अगर हमने अर्ली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक भी हमने उनको पकड़ लिया, तो हम उनका क्योर पॉसिबल करा पाएंगे आजकल के ज़माने में। सर, अगर इस बीमारी से अगर किसी को अवॉइड करना है, बंदे को बचना है बीमारी से, उसके लिए क्या करना चाहिए इंसान को? देखो, आजकल बहुत सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लाइफस्टाइल रिलेटेड मतलब कि जैसे मोटापा होना, हाई BMI होना, शुगर रहना लंबे समय के, डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको, मधुमेह, हाइपरटेंशन रहना बहुत टाइम तक, किसी को बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करना, एक्सेस ऑफ अल्कोहल इंटेक, किसी भी फॉर्म में टोबैको इंटेक करना, या फिर जो आपका खाना है उसके अंदर बैलेंस डाइट ना होना, ज़्यादा जंक फूड खाना, तली हुई चीज़ें, मिर्ची वाली चीज़ें खाना है, और लेस ऑफ फ्रूट्स, लेस ऑफ वेजिटेबल्स, लेस ऑफ विटामिन लेना। तो ये सब हमारे जो हैं फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, गुड फिजिकल एक्टिविटी करना है, अपना वेट कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखना है, अल्कोहल को लिमिटेड क्वांटिटी में या फिर अवॉइड करना है, स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म अवॉइड करना है। और ये सब कुछ हैं इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सर, इस सर्जरी का सक्सेस रेट कितना होता है? अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो
उसका वो कितनी स्टेज तक आप उसको देखते हो, फर्स्ट सेकंड, और उसका सक्सेस रेट क्या सर रहता है? देखो, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 तक हम उसको पकड़ लें तो उसका क्योर रेट बहुत अच्छा रहता है। मैं बोलूँगा 80 to 90% चांस है कि हम उसको पूरा क्योर कर पाएँ और बीमारी वापस ना आए। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है बीमारी वापस आने के चांसेस बढ़ते हैं, पर फिर भी आजकल कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी आधुनिकताएं आ चुकी हैं। 3 पिलर्स रहते हैं हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, तीनों में ही बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। इवन पेशेंट अगर एडवांस स्टेजेस में आते हैं 3 या 4 में, तो भी हम उनका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्योर मैं बोलूँगा स्टेज 1 और स्टेज 2 में, स्टेज 3 में उससे कम और स्टेज 4 में उससे भी कम। स्टेज 4 में भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, बहुत आधुनिकताएं हो चुकी हैं। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी दे के हम उसको छोटा करके बाद में सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के लिए उसको फिट करा सकते हैं। मतलब मरीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले घबरा जाते थे इस कैंसर के नाम से, आज के टाइम पे जो है अच्छे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनको क्या बोलते हैं उसे, ट्रीटमेंट अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू सर वेरी मच हमसे बात करना। एक्सपेंडिचर है ना कर लिया सर। जो ये जो सर्जरी है, जो आप इनकोलॉजिस्ट, जो सारा खर्चा आता है इस कैंसर का, तो आप बता सकते हैं कि कितना खर्चा आ सकता है? देखो, हर कैंसर का खर्चा अलग रहता है। कैंसर के खर्चे में आपको सब चीज़ों को अकाउंट में लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट अकेले सर्जन से नहीं होता, ना अकेले कीमो से होता, ना रेडिएशन थेरेपी से होता है। सबका कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट होता है। खर्चा इसमें आता है, लंबे टाइम के लिए रहता है, बट अगर आप उसको कंपेयर करो, अगर आप अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट करा रहे हो, जहाँ की आपका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ख़राब है या अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर भी आज बहुत सारे एम्स खुल रहे हैं, बहुत सारे टाटा मोबाइल के हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल हो रहा है पेशेंट्स का। बट वहाँ पे थोड़ा वेटिंग पीरियड ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है, क्योंकि पेशेंट उनके पास ज़्यादा है, वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पर, तो हो सकता है पेशेंट की स्टेज वहाँ पर बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर हम प्राइवेट सेटअप में, कॉर्पोरेट सेटअप में, जहाँ पे एक ही अंडर में हम कैंसर इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी वाले एक ही रूफ के नीचे बैठे हैं, तो हम उसका क्योर जब कर रहे हैं, हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि वो खर्चा ज़्यादा है, बट इवेंचुअली अगर पेशेंट को बीमारी वापस नहीं आती है, उसको ट्रीटमेंट नहीं करानी पड़ती है वापस, तो वो खर्चा इवन आउट हो जाता है मेरे ख्याल से। तो ये ज़रूरी ज़्यादा है कि हम ट्रीटमेंट बेस्ट जगह पे लें, जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और मैं ये भी इस वीडियो के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहूँगा कि प्लीज़ सबको इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, और अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, सबका एक हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अंदर कैंसर ट्रीटमेंट भी कवर होता हो। फोर्टिस हॉस्पिटल में सारी तरह की इंश्योरेंसेस हम कवर करते हैं, इवन ECHS, CGHS वाले भी जो भी पैनल्स हैं, सब हमारे यहाँ पर हैं। तो अगर सबकी इंश्योरेंस है तो इट डजेंट मैटर। अगर आप USA के सिस्टम को देखें तो वहाँ पर सबकी इंश्योरेंस रहती है, खर्चे ज़्यादा भी होते हैं, पर सब बेस्ट ट्रीटमेंट ले पाते हैं। तो अगर यहाँ पे भी हमारा वो सेटअप आ गया, तो मुझे लगता नहीं इट विल मैटर अलॉट कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। फिर ये मैटर होगा कि कहाँ पर ट्रीटमेंट सबसे अच्छा हो रहा है। बिल्कुल जी, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, हेल्थ बंदे की ज़रूरी है, उसके लिए करना चाहिए। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹੇਲਾ ਸੀਗੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਰੋਹੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।